Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss a next part of metals and non-metals. In this topic, first we see chemical properties of metals. And chemical properties of metals में हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक होगा उस पर हम फोकस करेंगे. ये आपका टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर. मतलब क्या होता है जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं एयर में. सेकंड टॉपिक होगा हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. मीन्स अगर हम मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है. थर्ड टॉपिक होगा हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड के साथ रिएक्ट करने पर मेटल्स कैसा रिएक्शन शो करते हैं इसके बारे में देखेंगे. एंड फोर्थ टॉपिक होगा हमारा हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स. मतलब जो मेटल्स हैं वो अदर मेटल के सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन में कैसा रिएक्शन देते हैं इस पे हम बात करेंगे. और कुछ हमारे स्पेशल टॉपिक्स होंगे जो कि बोर्ड के लिए कई बार ये इस टॉपिक से डायरेक्टली बोल देता है कि व्हाट इज एनोडाइजिंग, व्हाट इज एक्वारेजिया एंड व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये स्पेशल टॉपिक्स होंगे हमारे. फर्स्ट हमारा एनोडाइजिंग, सेकंड एक्वारेजिया एंड रिएक्टिविटी सीरीज. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. अगर मेटल्स जो है एयर के साथ में बर्न करते हैं, जलाए जाते हैं, तो वो क्या होता है उस पर. देन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मीन्स जो एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स. और जो मेटल के ऑक्साइड होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होगा. मतलब इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक चीज और देख समझने वाली बात है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, तो पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर क्या चीजें हैं आपकी, मेटल्स हैं. यहाँ पे ये इस कलर में आपका मेटल दिया हुआ है, और दूसरा आपका मेटलॉइड्स हैं, और थर्ड आपका नॉन मेटल्स है. तो नॉन मेटल्स तो बहुत ही कम एक तरीके से देखने को मिलते हैं आपके पास. ठीक है ना. पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. ज्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, मेटल्स. तो हम यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे होगा जो है रिएक्टिविटी. यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम है आपका, सोडियम है आपका. ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम. तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात जब करते हैं तो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. बेसिक बात क्या है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे ही आपका रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ. मतलब यहाँ पे सिंपल जैसे आपका जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट कर जाते हैं. मतलब ये अगर खुले में छोड़ दिए जाएं तो रिएक्शन कर जाएंगे फट से. मतलब खुला छोड़ा गया कि फटाक से रिएक्शन कर जाएंगे. कौन सा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. और दे रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग. मतलब ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक तरीके से आग पकड़ लेता है. कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, तुरंत जलना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये मेटल से क्या है, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं. लिथियम है, लिथियम जो 4Li plus O2 gives out 2Li2O. ठीक है. सोडियम रिएक्ट करेगा तो 4Na plus O2 गिव्स आउट 2Na2O. मतलब ये इनका केमिकल रिएक्शन होगा. पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो 4K प्लस O2 गिव्स आउट 2K2O. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे ये बात समझने वाली बात, चूंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले रही है, मतलब जलना शुरू कर दे रहे हैं. तो हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, टू प्रोटेक्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम बर्निंग इन एयर. मतलब जो ये चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जैसे ही खुले में रखे जाते हैं तो एयर के साथ ये बर्न कर जाते हैं. तो क्या किया जाए, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन सो दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. मीन्स हम क्या करते हैं, इन जो मेटल्स हैं इनको हम एक बंद डब्बे में
केरोसिन भर करके उसके अंदर इस मेटल को हम रख देते हैं और इसमें हम क्या लेते हैं बेसिकली केरोसिन, ठीक है ना। तो केरोसिन में इसको हम रखते हैं, तो इससे क्या होता है बाहर से जो एयर है या मॉइस्चर है वो उसके कांटेक्ट में, मेटल के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रिएक्शन के चांसेस नहीं होंगे। तो मतलब जो यहाँ पे क्या हो गया कि सोडियम या पोटेशियम या लिथियम को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो बर्न न कर जाए, या रूम टेम्परेचर पे ही चूंकि रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट बर्निंग है, तो उसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर इसको हम रखते हैं। सेकंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने एक ये एक्टिविटी देखा भी था मैग्नीशियम की बर्निंग के बारे में, और इसको ज़्यादातर ये एक्टिविटी में है तो बच्चे करते भी होंगे। और पिछली वीडियो में भी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि एक एक्टिविटी में जो था ये कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास, ठीक है ना। यहाँ पे कलेक्ट करके ये प्रीवियस एक्टिविटी में आपको बताया गया था। तो यहाँ पे क्या हो देखने को मिल रहा है कि ऑन हीटिंग, मतलब ये क्या होता है बेसिकली, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि खुले में रखते ही रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ रहा है, मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम बर्न इन एयर एंड प्रोड्यूस इंटेंस हीट एंड लाइट, मतलब बहुत तेजी से लाइट, यहाँ पे क्या होता है एकदम व्हाइट कलर का लाइट, मतलब कह सकते हो कि डायरेक्टली इसको अगर आप देखो इस लाइट को, इंटेंस जो लाइट दे रहा है यहाँ पे ये, उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, आपको चश्मा लगा कर देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है लैब में देखने को मिल सकता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको आपको इस फिगर को दिखाया था। और यहाँ पे क्या दे रहा है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है। व्हाइट फ्लेम भाई चूंकि आंख में बहुत तेजी से लगेगी, तो आपको क्या करना पड़ा, ये रिएक्शन करने के लिए बेसिक या ये एक्टिविटी करने के लिए आपको गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मतलब गूगल मतलब सोच रहे हैं मतलब चश्मे का यूज करना पड़ेगा। Mg और प्लस O2 गिव्स आउट Mg, यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, 2MgO बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी देखने वाली बात है। पहले वाले में हमने देखा कि लिथियम सोडियम पोटेशियम आपका रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जा रहा है, तो मतलब कि मतलब इनका जो ये इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सेकंड में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है हीट करने पर रिएक्ट कर रहा है, और कैसे जल रहा है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्युमिनियम की बात करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे वो हेडिंग डाल दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो बेसिकली चूंकि जो इनके ऑक्साइड्स हैं, जब ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, और जो कि एम्फोटेरिक होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन करता है यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एंड जिंक, बेसिकली एल्युमिनियम एंड जिंक बर्न ऑन हीटिंग एंड फॉर मेटल ऑक्साइड। ये भी क्या है, जैसे कि आपने मैग्नीशियम को बर्न किया था तब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, वैसे ही एल्युमिनियम और जिंक को भी हम हीट करते हैं तो ये जो है मेटल ऑक्साइड में, मतलब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बेसिकली मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, but aluminum oxide and zinc oxide show both acidic and basic behavior। मीन्स बेसिकली क्या हमने क्या बताया था आपसे अभी जस्ट इसके पीछे, आपसे मैंने स्टार्ट में ही बात किया कि ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिकली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं एल्युमिनियम के केस में, कि एल्युमिनियम का जो मेटल ऑक्साइड है, मतलब Al2O3 और ZnO, ये दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों कैसे हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। मतलब अगर हम Al2O3 को HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो AlCl3 और एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज करता है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चूंकि क्या है, ये दिस इज द एसिड को रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, मतलब साल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पे नेक्स्ट Al2O3 को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया तो हमने क्या बन रहा है, साल्ट प्लस
वाटर का फॉर्मेशन करा है। मतलब ये जो Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बोलने की समझने वाली बात है यहाँ पे कि बेसिकली ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर basic in nature. Metal oxides are basic in nature, but in case of aluminum oxide and zinc oxide, aluminum oxide and zinc oxide both are amphoteric in nature because they react both by with acids and bases. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आयरन की बात करते हैं। तो आयरन क्या है आपका, आयरन का टेंडेंसी जो होता है कि आयरन डज नॉट बर्न, मतलब ये हीट बर्न नहीं होता, मतलब हीटिंग पे क्या होता है, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट मतलब बेसिकली अगर हम लोहे को क्या करें, जलाएं तो ये जलता नहीं है। आप देखते होंगे तपाते हो, तपा करके उसको शेप दे देते हैं तो वो जलता नहीं है। बट अगर यहीं पे हम आयरन फिलिंग्स का यूज करें, मतलब आयरन फिलिंग्स यहाँ पे आपको बना हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, आयरन फिलिंग्स ऐसे तो छोटे मतलब एकदम पाउडर टाइप में हो जाता है। अगर मतलब आयरन को अगर हम पाउडर फॉर्म में ले लें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन फिलिंग्स। और इन आयरन फिलिंग्स को अगर हम, फिगर में आपको मेंशन किया गया है, ये देखिए आपका मेंशन किया गया है इस जगह पे, अगर हम इसको बर्न करते हैं आयरन फिलिंग्स को, तो ये स्प्रिंकलिंग, मतलब जैसे आप घर में जब दीपावली के समय में आप जो है छुरछुरिया जलाते हैं, वैसा ही ये स्प्रिंकल करता है, मतलब ऐसा स्प्रिंकल इन फ्लेम इन द ऑन द ऑफ द बर्नर, मतलब बर्नर पे क्या स्प्रिंकल, मतलब चिटचिटाता टाइप का जलता है, जो है स्प्रिंकल फ्लेम देता है। और यहाँ पे क्या है आपका रिएक्शन, अगर हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो 3F2 + 2O2 गिव्स आउट Fe3O4 का फॉर्मेशन करता है। दिस इज अ फेरस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर क्या है आपका, कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रीड करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बात क्या करते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न, अगर हम इसको जलाएं तो ये बर्न नहीं करता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कब, जब हम इसको गर्म करते हैं। जैसे ये क्या है, बेसिकली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ब्राउन कलर का होता है अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो अगर हम हीट करेंगे उसको तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्लैक कलर लेयर जो बन जाती है, चूंकि ये जो एक तरीके से क्या है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। उस वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिकली कैसी होती है, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ये क्या होता है, अगर हम इसको गर्म करें तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये बर्न तो नहीं करेगा लेकिन कोटिंग का करेगा, मतलब कोट बनाएगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। कॉपर के केस में देखते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे हमने स्टार्ट से देखा, तो देखने को कंपेरिजन करके थोड़ा समझते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ रीड करते हैं। इसको अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो हीट करने पर ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्युमिनियम और जिंक का, तो ये भी क्या है, रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है, ये हीट करने पर ही जो है मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और आयरन की बात करें तो आयरन भी बर्न नहीं करता, लेकिन क्या करेगा, आपका मेटल ऑक्साइड का तो फॉर्मेशन करेगा, प्लस अगर आयरन फिलिंग्स का यूज करते हैं तो ये बर्न भी करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, रूम टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, इसको हीट करने पर ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड अगर हम बात करें सिल्वर की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, सिल्वर, और एक तरीके से रॉयल मेटल है, और दूसरा क्या है आपका गोल्ड है। ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब जैसे होता है ना, कह सकते हो कि अगर प्योर सिल्वर है और प्योर गोल्ड है तो ये काले नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना, प्योर सिल्वर गोल्ड है तो काला नहीं पड़ता है। अब चूंकि बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, जैसे आप सोनार से लेते हैं, सिल्वर है या गोल्ड है, और वो काला पड़ जाता है, इट मीन्स उसमें क्या है, कुछ न कुछ
इम्प्योरिटी मिक्स की गई है, मतलब कॉपर डाल दिया गया हो या कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी मिक्स की गई होगी तभी ऐसा रिएक्शन हो सकता है। अदरवाइज सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब सिल्वर और गोल्ड जो है आपके Ag एंड Au डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करने पर भी ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब सिल्वर ऑक्साइड या गोल्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इस रिएक्टिविटी उस स्टार्ट से देखें, रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मिला हमें? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फिर Fe, आयरन आपका, फिर कॉपर की बात करते हैं। तो ये दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज इन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे क्या देखने को मिला इन मेटल्स में? कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ ये टॉपिक आपका स्पेशल टॉपिक हो जाता है, दिस इज द एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बेसिकली क्या है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। बेसिकली जैसे आपका मेटल है ना, ये आपका एक हमने मेटल ले लिया, ठीक है ना, दिस इज अ प्योर एल्युमिनियम, और इस एल्युमिनियम को पे बेसिकली अगर क्या है ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब एक थिन लेयर क्या बन जाएगी? थिन लेयर बन जाएगी, है ना, थिन लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो थिन लेयर होगी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। कैसा काम करेगी? प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या? प्रोटेक्टिव लेयर में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब जैसे ऊपर वाली लेयर बन गई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसने बना लिया, ठीक है ना, इसने क्या बना लिया? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब ये अगर एक कोटिंग हो गई यहाँ पे, है ना, एक अगर कोटिंग हो गई यहाँ पे, अगर उस ऑक्साइड यहाँ पे इस जगह पे मान लो एक पतली सी लेयर बन गई, तो ये तो एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। लेकिन अगर फर्दर हम प्रोसेस करा करके इस लेयर को थिक कर दें, है ना, इस लेयर को थिक करें तो मतलब क्या है, और फर्दर हम ऑक्सीडेशन कराएं और ऑक्सीडेशन करा के हम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करें, तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलेंगे? एनोडाइजिंग बोलेंगे। तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। यहाँ पे ये आपका फिगर दिया हुआ है, हम यहाँ पे पहले एल्युमिनियम को एज अ एनोड लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ड्यूरिंग एनोडाइजिंग a clean aluminum article is made the anode, मतलब एक जो है प्योर हमने क्या किया? क्लीन, साफ जो मतलब क्लीन मतलब ये थिन लेयर नहीं होनी चाहिए, ये जो हमने थिन लेयर हमें देखी ये नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन एल्युमिनियम को जो है हम एज अ एनोड यहाँ पे लेते हैं। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, किसके साथ? किसका मतलब यहाँ पे हमने क्या बन रखा है? डाइल्यूट H2SO4, दिस इज अ डाइल्यूट H2SO4। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या होता है? दो मेटल रॉड्स लगाते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है, और उसमें हम क्या करते हैं? एक लाइट से इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आई थिंक यू नो दैट, इलेक्ट्रो मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय पासिंग electricity is called electrolysis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के इस मतलब किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान हम क्या करें? एल्युमिनियम को ले लें एज अ एनोड। तो हम क्या देखते हैं? द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब यहाँ पे क्या, चूंकि इस जगह पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा?
किसके साथ? एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा और थिक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एनोडाइजिंग। ठीक है। और यहाँ पे दूसरे तो मान लो कि कैथोड पे H2 निकलेगा ही निकलेगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में हमने आपको समझाया हुआ है। तो एनोडाइजिंग बेसिकली क्या होता है? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का थिक ऑक्साइड लेयर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। और बेसिकली यहाँ पे एज अ एनोड हम एल्युमिनियम को यूज करते हैं, इसलिए इसको हम एनोडाइजिंग भी बोलते हैं। एंड एल्युमिनियम यूज्ड एज अ एनोड एंड फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो एनोडाइजिंग के कितने फायदे हैं यहाँ पे, चूंकि जो ऑक्साइड लेयर है कैन बी डाइड इजीली, मतलब जो ऑक्साइड लेयर्स होती हैं उनको हम इजीली पेंट मतलब कि डाइड पेंट कर सकते हैं और कलरफुल टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल्स एट अट्रैक्टिव फिनिश, मतलब एक अट्रैक्टिव फिनिश देने में काम आता है। भाई अगर कोई भी, जैसे ये आपका हैंडल है जो आप पढ़ते हो एकदम स्टाइलिश टाइप का और कलरफुल आपको मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या है? एल्युमिनियम की रॉड है और उसको क्या कर रखा है? एनोडाइज कर दिया, और एनोडाइज करने के बाद जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी उसको हमने क्या किया? इजीली डाइड हो जाते हैं चूंकि ये, तो आसानी से उनको हम कोटिंग करते हैं। आपके पास बर्तन होंगे घर में, वो भी कैसे होते हैं? और एल्युमिनियम आर्टिकल मतलब एल्युमिनियम आर्टिकल्स हैं वो क्या है? उसको हम एनोडाइज करके उन वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप कलरफुल टॉर्च आती हैं आपकी, इवन की जो आपके घर हैं उनको भी प्रोटेक्टिव लेयर मतलब एक ऊपरी लेयर भी आप को जो है फिनिशिंग में यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो गाड़ियों को का भी जो है फिनिशिंग में कर लेते हैं, क्योंकि वो एल्युमिनियम की जो मेटल का बना रहता है उसको हम एनोडाइज करते हैं, और फिर चूंकि उस पर डाई आसानी से पकड़ लेता है, पेंट आसानी से पकड़ लेता है, तो एक अच्छी फिनिशिंग देने के लिए एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल जो है ये प्रोसेस है एनोडाइजिंग। ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमने देख लिया कि मेटल्स बेसिकली एयर के साथ रिएक्ट करके मतलब एयर में अगर बर्न करने पर क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। पहले हवा फिर पानी से देखते हैं, हवा में जलाने पे देखा गया, अब पानी में देख लेते हैं, ठीक है ना। मेटल्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बेसिकली क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपने तो बिल्कुल देखा होगा पॉप साउंड के साथ धमाका होता है, सुनते हैं हम लोग, आई थिंक एक्टिविटी करते हैं तो सुना होगा। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर एंड, भाई ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको फर्दर वाटर के साथ ऐड कराओगे तो क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। एक एक करके देख लेते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम की बात करें, भाई चूंकि पिछले में भी देखा था हमने बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे थे, तो यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट रिएक्शन करना चाहिए। तो हम फास्ट रिएक्शन करने के लिए हम वहाँ पे तो रूम टेम्परेचर देखा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? कोल्ड वाटर की बात कर लेते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, मतलब बहुत तेजी से कैसे जो धमाकेदार जो है रिएक्शन करते हैं किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, मीन्स बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट करते हैं और बहुत तेजी से धमाकेदार जो है बर्निंग करते हैं वो। एंड दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैच फायर, मतलब चूंकि ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं और बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से जो ये इतनी ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, प्लस क्या क्या निकल रहा है इसमें? क्योंकि मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत क्या करती है? इमीडिएटली कैच फायर, एंड तुरंत क्या होता है? आग लग जाती है, तुरंत बर्निंग करना शुरू कर देते हैं। मीन्स हम क्या, अभी पिछले उसमें सेशन में समझा हमने कि मॉइस्चर से दूर रखना है किसको? पोटेशियम और सोडियम को। तो मॉइस्चर से दूर रखना है मतलब कि पानी से दूर रखना है। और क्योंकि ये क्या करता है? बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। बेसिकली ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाता है। तो देन रिएक्शन देख लेते हैं। 2K + 2H2O गिव्स आउट 2KOH + H2 गैस। ये जो H2 गैस रिलीज होती है और प्लस हीट एनर्जी जो निकली, भाई एनर्जी
निकली, तभी तो ये रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक हुई। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इसके साथ रिएक्ट करके ये बर्न करना शुरू कर देता है। मतलब ये H2 प्लस एनर्जी और क्या करना शुरू कर दिया, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको हमें दूर रखना है कि ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए। दूसरा क्या है रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे फर्दर क्या है, सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट NaOH, दिस इज कास्टिक सोडा, एंड प्लस H2O, सॉरी प्लस H2 गैस एंड हीट, और ये रिएक्शन बताई ही, हीट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। एंड सेकंड नेक्स्ट इज कैल्शियम। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायोलेंट। मतलब ये वायोलेंट नहीं होते हैं, ये मतलब रिएक्शन करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हीट नहीं करते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ फायर मतलब ये तुरंत जलना शुरू कर दें। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इतनी हीट नहीं जनरेट करते हैं कि उससे जो है ये हाइड्रोजन जलना शुरू कर दे। मीन्स रिएक्शन ये भी होते हैं वायोलेंट, लेकिन उस तरह से फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, वायोलेंट नहीं होता है। तो कैल्शियम रिएक्ट विद H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। एंड नेक्स्ट इज calcium starts floating because bubbles of hydrogen gas formed sticks to the surface of metal। मीन्स ऐसे अगर हमने इसको क्या किया, ये डाल दिया किस पे, ये एक आपका कैल्शियम का टुकड़ा है, इस कैल्शियम के टुकड़े को अगर हम क्या करें, पानी में डाल दिया हमने, तो ये जो कैल्शियम चूंकि वायोलेंटली रिएक्ट करेगा तो ये रिलीज क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा, और ये जो H2 गैस है ये इसी के सरफेस पे चिपक जाएगी। ठीक है। अब जब ये सरफेस पे चिपक जाएगी तो चूंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और वो क्या करेगा, इसको फ्लोट करना, मतलब ये बबल्स इसी पे चिपक जाएंगे और ये जो पानी के सतह पर जो सरफेस पर आकर के फ्लोट करने लगेगा। ठीक है ना। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल्स। एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। यहाँ पे अब थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम हो गई, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये रिएक्ट कैसे करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे पानी गर्म करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये लेस रिएक्टिव है कैल्शियम के हिसाब से। इट आल्सो फ्लोट ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू इट्स सरफेस। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कैल्शियम की तरह ही क्या होगा, जैसे इसका जो एक मान लो मेटल है, इसको पानी में लिया तो रिएक्ट करने के बाद छोटे छोटे बबल्स, किसके, हाइड्रोजन के बबल्स जो है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके चिपक जाएंगे और इसके सरफेस पर ये फ्लोट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये बहुत तेज रिएक्शन कर रहा है हॉट वाटर में, मतलब रिएक्शन करेगा तो बेसिकली क्या निकाल रहा है, H2 निकाल रहा है, और कंपेरेटिवली तो कैल्शियम से कम ही रिएक्टिव है मैग्नीशियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, H2 गैस बना रहा है, और जो कि उसके सरफेस से चिपक जाती है, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एल्युमिनियम और आयरन और जिंक की बात कर लें। यहाँ पे metals like aluminum, iron and zinc do not react either with cold or hot water। मतलब ये जो है ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना ही ठंडे पानी में और ना ही गर्म पानी में, दोनों में रिएक्शन नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। गर्म पानी ठंडे पानी में डालोगे तो रिएक्शन नहीं देंगे, बट दे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल स्टीम के साथ। मतलब अगर वाटर कोल्ड है, हॉट है, रिएक्शन नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया गया है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिविटी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्लास वूल लगा देंगे, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, मतलब पानी में भिगो करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लास वूल टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ऐसा ही सेटअप लगाना है, और उसके कुछ दूर पे मेटल सैंपल ले लेंगे। जिस मतलब मेटल सैंपल बोले तो आप यहाँ पे एल्युमिनियम ले सकते हो,
आप Fe ले सकते हो, जो कि कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें कोई भी मेटल आप ले लो, मान लो कि हमने एल्युमिनियम ले लिया है या Fe ले लिया है, आयरन ले लिया है या जिंक ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे और सेम यहाँ पे कॉर्क लगा करके इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे। ये आपका मतलब सॉल्यूशन ले लिया है और उस सॉल्यूशन में हमने इसको डिप कर दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, बेसिकली आपका वाटर है, पानी से भर दिया है और डिलीवरी ट्यूब है आपका। तो यहाँ पे जो बबल्स निकलेंगे ये क्या होते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन गैस होता है। और आई थिंक ये हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए कि ये हाइड्रोजन ही है कि नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, मैचस्टिक से गर्म जब यहाँ पे लगाते हैं इसके पास में, तो ये पॉप साउंड देता है। कैसा देता है, पॉप साउंड देता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि दिस गैस इज अ हाइड्रोजन गैस। एंड रिएक्शन देख लें, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। 2Al + 3H2O गिव्स आउट Al2O3। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है प्लस वाटर, सॉरी प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद H2O फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। एंड नेक्स्ट इज Fe। अगर हम आयरन की बात करें, इसको भी हम पानी के साथ, तो Fe3O5O4 + 4H2 गैस रिलीज करेगा। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। मतलब ना तो ये हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम किसी के साथ Pb, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी के हिसाब से, अब देखो वाटर में की रिएक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, वाटर के साथ रिएक्टिविटी किसकी, पोटेशियम एंड सोडियम की। फिर हमने देखा कैल्शियम की उससे कुछ कम हुई, लेस वायोलेंट। मैग्नीशियम की और कम हो गई, उसको हम हॉट वाटर के साथ रीड करा रहे थे। और यहाँ पे और कम हो गई रिएक्टिविटी, ये एल्युमिनियम, Fe और जिंक, फेरस, एल्युमिनियम और जिंक, किसको, स्टीम के साथ रिएक्शन कराना पड़ रहा है। और जबकि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या होता है जब मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। मींस डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट साल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या हो रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मींस एक एक करके देख लेते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली। मतलब अभी पिछले में भी देखा था हमने, पानी के साथ, हवा के साथ भी, मतलब ऑक्सीजन के साथ वायलेंटली रिएक्शन कर रहे थे, रैपिड रिएक्शन कर रहे थे। कौन, पोटेशियम और सोडियम। यहाँ भी क्या कर रहे हैं ये, अगर हम HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और साल्ट का फॉर्मेशन करता है और H2 गैस रिलीज करता है। मेटल लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट रैपिडली, ये तो वायलेंटली करता है और ये फास्ट करता है। वायलेंटली मतलब धमाका करेगा, एक तरीके से जलना शुरू कर देगा यहाँ भी, ठीक है ना। अगर यही में हम टेस्ट ट्यूब ले लें और उस टेस्ट ट्यूब में हम एक छोटा सा मेटल डाल दें, किसका, सोडियम का डाल दें, और इसको हम इसमें क्या डालें, डाइल्यूट HCl डालें, तो ये तेजी से धमाका करेगा, एक तरीके से बहुत तेजी से बर्न करना शुरू कर देगा। वहीं पे क्या है, अगर हम मैग्नीशियम ले लें और मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम में हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl ले लें, तो डाइल्यूट HCl लेंगे तो क्या होगा, आपका रैपिड रिएक्शन होगा, लेकिन उतना तेजी से रिएक्शन नहीं होगा, रैपिड होगा लेकिन वायोलेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें किसकी, और Mg रिएक्शन क्या देख लेते हैं। Mg + 2HCl गिव्स आउट MgCl2 + हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम आल्सो रिएक्ट फर्स्ट स्लोली। यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी रिएक्शन करेगा, लेकिन पहले क्या करेगा, स्लो रिएक्शन देगा। बिकॉज व्हेन प्रोटेक्टिव, यहाँ पे जो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हमने देखा है कि ये जो एल्युमिनियम है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अभी हमने बात किया पिछले एनालाइजिंग के पहले ही बात किया कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को पहले तो क्या करेगा, वो डिसॉल्व करेगा, कौन, आपका HCl। उसके बाद जब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाएगी तो वो बहुत ही जो है फ्रेश एल्युमिनियम मिलेगा, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। मतलब एल्युमिनियम रेड करता है, पहले स्लो रिएक्शन देता है फिर रैपिड रिएक्शन देता है। मींस और रिएक्शन देख लेते हैं, 2Al + 6HCl गिव्स आउट AlCl3 + 3H2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक की बात कर लें तो जिंक रिएक्ट लेस रैपिड,
देन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी की तरीके से कम होती जा रही है। और जिंक की बात करते हैं तो वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से धीमा रिएक्शन देता है, किसके साथ? HCl के साथ। मींस जिंक प्लस 2 HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, Fe प्लस 2 HCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देख लेते हैं, द reactivity decreases in the order potassium is more reactive than sodium, sodium is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than aluminum, and aluminum is more reactive than zinc, and zinc is more reactive than Fe, means iron. So means most reactive is sodium and potassium, potassium and sodium, and less reactive is metal is Fe. एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, जैसे हमने पीछे देखा था, वो कम रिएक्शन कर रहे थे और रिएक्शन कर भी रहे थे तो ब्लैक हो जा रहा था, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था कॉपर, और सिल्वर गोल्ड तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा, सिल्वर और गोल्ड ये ETC डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर यहाँ पे Ag, Au ये क्या है आपका, HCl के साथ रिएक्शन करके कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं HCl के साथ, ठीक है ना। Au आपका गोल्ड है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, मीन्स रिएक्ट ही नहीं करता है Cu, Ag और Au किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। फर्दर देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस। अब एक और केस आ गया, यहाँ पे हमने HCl की बात कर ली थी, अब नया केस आ गया कि HCl की जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, बेसिकली क्या होता है रिएक्शंस में कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बना रहा था। लेकिन एक ये जो नाइट्रिक एसिड है ये जो है जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। बोले तो इट इज बिकॉज HNO3, बोले तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब बहुत ही तेजी से रिएक्ट करके, मतलब यहाँ पे क्या करता है, पहले तो मेटल के साथ ऑक्साइड बनाएगा और उसके बाद जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ भी क्या करेगा, उसको भी ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, ठीक है ना, टू वाटर, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब किसी खुद भी जो है किसी दूसरे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो कि क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराया जाता है, तो बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइज कैसे करता है, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO एंड NO2, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसके साथ भी रिएक्ट करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट metals like copper and Ag, silver and copper, which do not react with dilute HCl and dilute H2SO4 react with नाइट्रिक एसिड। मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉपर और Ag जो कि पिछले में देखा हमने कि HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर दे रहे थे, H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, नो रिएक्शन, यहाँ पे देखा था ना हमने, यहाँ पे ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे HNO3 के साथ ये रिएक्शन देता है, एक अच्छी चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्वारेजिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और एक्वारेजिया जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। और रॉयल वाटर क्यों भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये रॉयल मेटल्स को जैसे आपका गोल्ड है उसको कोरोड कर देता है, मतलब इसके पास बहुत पावर है भाई, रॉयल वाटर है ये आपका एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl, this is a freshly prepared mixture of concentrate HCl and concentrate H2SO4 in the ratio of 3:1। मतलब यहाँ पे 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट H2SO4 अगर हम लेते हैं, इस रेशियो में अगर हम एक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर दें
तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया। ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है, एक्वारेजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर, इसको हम रॉयल वाटर, लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं, क्योंकि एक्वा मतलब होता है क्या, वाटर, और एजिया मतलब रॉयल की बात हो रही है, तो रॉयल वाटर है ये। क्या, क्यों यहाँ पे, अच्छा कैसे बन रहा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2 concentrate H2SO4 and concentrate hydrochloric acid, and the ratio is 3:1. And next point is aquaresia is highly corrosive of fuming liquid, मतलब क्या है, एक तरीके से धुआं देता रहता है, एक बहुत ही कोरोसिव है, मतलब जिस पे डाल दिया जाए मेटल्स को क्या कर देता है, वो कोरोड कर देता है, तुरंत ही उसको जला देता है। ठीक है ना, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, मतलब जो काम इन एसिड्स ने अकेले नहीं, जो नहीं कर पाते हैं, जिनको वो डिजॉल्व नहीं कर पाए थे, लाइक जैसे हमने देखा था कि HCl को रिएक्ट करा रहे थे या AU प्लस HCl दे रहे थे, तो वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, नो रिएक्शन। बट अगर यहीं पे 3:1 का रेशियो ले लिया हमने किसका, HCl प्लस H2SO4 का, तो ये रिएक्ट कर जा रहा है और इसको क्या कर दे रहा है, कोरोड कर दे रहा है। अब बेसिकली आपके जो सोनार वगैरह होते हैं क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं कि आपसे कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप हमको दे दो सोना और मैं आपका सोना नया कर दूंगा। ठीक है ना, सोना नया कर दूंगा, तो आप क्या करते हो, सोना नया करा लेते हो, और उसमें क्या होता है, बस यही क्या करता है, जो ऊपर का लेयर होता है उसको कोरोड कर देता है, और आपका जो सोना होता है, वो जो आपको गोल्ड होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक तरीके से आप जो पहले, आप तो फिलहाल आप लोग समझदार हो गए हैं, बहुत अधिकतर लोग जान गए हैं इन चीज़ों को, अदरवाइज पहले ऐसा ही होता था कि जो सोनार होते थे वो गड़बड़ कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, मतलब कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के साथ। लाइक रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, मतलब सीधी सी बात है भाई कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा और कम रिएक्टिव वाले को बाहर फेंक देगा। यहाँ पे मेटल ए इज मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, यहाँ पे मेटल बी है, मतलब बी कोई दूसरा मेटल है जिसका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हम ए मेटल ए को डालते हैं और ये ए मेटल बी को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, और डिस्प्लेस करके क्या बना दे, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी, मेटल बी क्या हो जाए, अलग हो गया। लाइक जिंक react with copper sulfate CuSO4, zinc plus CuSO4 gives out ZnSO4 plus Cu, यहाँ पे क्या किया, Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, Zn Cu is replaced by Zn, it means Zn is more reactive than Cu, Zn is more reactive than Cu, and reactivity of metals is checked by डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली करते हैं। लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की बात आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा भाई, सीधी सी बात है। और इसी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा करके हम एक सीरीज पाते हैं, वही सीरीज जो होती है बेसिकली क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, मतलब कि क्या है, सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव हैं उनको ऊपर रखा गया है और उससे जो कम रिएक्टिव है उनको नीचे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें हम अगर हम, तो पोटेशियम शुरू से देखते आ रहे हैं हम लोग कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, देन Fe, देन Pb एंड देन हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेसिकली कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव, हमने देखा कि गोल्ड को कोई नहीं रिएक्ट करा पा रहा था एक्सेप्ट एक्वारेजिया, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक हमने एक तरीके से आइडियल ले लिया है स्टैंडर्ड, कौन, हाइड्रोजन को। ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन के बेसिकली जो ऊपर वाले हैं बेटा,
अगर हम बात करें हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले हैं मेटल्स, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये अपने से नीचे वाले मेटल को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो FeCu को रिप्लेस कर सकता है, ZnCu को रिप्लेस कर सकता है। भाई ये रिएक्शन हमने देखा ही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, Zn प्लस CuSO4 और Zn क्या कर रहा है, Cu को रिप्लेस करके ZnSO4 बना रहा है और Cu को बाहर कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले और हाइड्रोजन से नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यही कारण है, क्या है यहाँ पे क्या है, कोटिंग हो जाती है गोल्ड में आप इन सबको मिक्स कर लेते हैं, कॉपर को भी आप गोल्ड में मिक्स कर देते हो, इसीलिए जो आप मार्केट में लेते हो गोल्ड, और वो क्या रहता है, बेसिकली काला पड़ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हम एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा का पूरा जो है टॉपिक जो हमने कवर किया है। वो उसमें हमने बेसिकली मेटल का जो है रिएक्शन देखा, व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल्स आर बर्न इन एयर। सेकंड हमने देखा उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम को हमने देखा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में समझा, आयरन की बात देखी, आयरन कैसे बर्न करता है, कॉपर कैसे बर्न करता है, एनोडाइजिंग बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते रहना, एनोडाइजिंग समझना है। और नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड ऑल थिंग्स आर दैट। What happens when metals react with acids, ओके। एंड एक्वारेजिया के बारे में हमने समझा। एक्वारेजिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि बोर्ड में पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज एक्वारेजिया एंड व्हाट इज रॉयल वाटर के नाम से भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है ना। मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करा हमने। तो ये जो वीडियो है आपको आई थिंक कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आई थिंक, मुझे लगता है अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।